Hello everyone, welcome to my channel Commerce Made Easier. In my previous lecture of accountancy, I discussed with you partnership deed. तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। मगर कई बार ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड हुई ही नहीं है या उनको पता ही नहीं है कि पार्टनरशिप में कोई डीड भी की जाती है, कोई रिटन एग्रीमेंट भी होता है। तो फिर ऐसे अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड ना हो, फ्यूचर में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई झगड़े हो जाते हैं, उनको निपटारा कैसे किया जाता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ हमें रूल्स दिए गए हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो हम उन रूल्स का यूज़ करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, द फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो वो रूल कौन से हैं, लेट अस सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स विल बी इक्वल। तो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं है या उन्होंने कोई भी रेशियो डिसाइड कर रखी है, तो एज पर रूल जो हम प्रॉफिट होगा उनको इक्वली दिया जाएगा, चाहे उनकी आपस में कैपिटल उन्होंने कितनी भी इन्वेस्ट की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी पार्टनर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो बराबर होगी, सभी पार्टनर्स को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। देन नो सैलरी विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, चाहे कोई काम कर रहा है उसमें, बिजनेस को चला रहा है या नहीं चला रहा है। देन थर्ड रूल इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। तो अगर पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है तो उन्हें उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल है, जो बिजनेस में उन्होंने पैसा लगाया है, उस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। देन फोर्थ रूल इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। तो ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से कैपिटल में से पैसा निकालता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। तो अगर उनके बीच में रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनर से हम कोई ब्याज भी नहीं लेंगे, उसके द्वारा जो ड्राइंग की गई है उस पर कोई इंटरेस्ट उसे चार्ज नहीं किया जाएगा। फिफ्थ रूल इज इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो पार्टनर के द्वारा यदि कोई लोन बिजनेस को दिया गया है तो उस पर उनके बीच में किसी भी जो भी उसमें उन्होंने डिसाइड किया हुआ हो, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो हम उसके द्वारा जो भी उन्होंने डिसाइड किया वो वाला उनको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि हम उसको एज पर रूल 6% पर एनम का ही ब्याज देंगे। देन नो कमीशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। तो पार्टनर जो हमारे लिए काम करते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई कमीशन नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर इसमें हमने जो रूल्स पढ़े उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें पार्टनर को दी जा सकती हैं। एक तो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होगी, उसके अलावा पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट उनको नहीं दिया जाएगा। और उसको जो उन्होंने पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को चलाने के लिए, उस पर उसको सिर्फ 6% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो अभी जो हमने रूल पढ़े उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और ये एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चंस कई बार इस तरीके से। A, B are partners in a firm. They do not have any partnership agreement या deed between them. A and B invested rupees 1 lakh and 50,000 respectively in the business. तो A और B दो पार्टनर्स हैं फर्म में और उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। A और B दोनों ने, A ने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और 50,000 B ने इन्वेस्ट किए हैं। तो A पार्टनर है जो, he wants that प्रॉफिट ऑफ द फर्म शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1। तो ए चाहता है कि प्रॉफिट जो है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि उसने जो ज़्यादा पैसा लगाया तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। फर्दर ही वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो वो चाहता ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है पार्टनर्स के द्वारा, उस पर उनको 10% के हिसाब से ब्याज भी मिलना चाहिए कैपिटल पर। बी जो है वो एक एक्टिव पार्टनर है, यानी कि वो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, ए उसमें नहीं पार्टिसिपेट करता होगा। तो डिमांड्स सैलरी एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ। तो वो चाहता है कि उसको सैलरी मिलनी चाहिए 10,000 रुपये महीना के हिसाब से। बी एडवांस्ड ए लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000। तो इसके अलावा बी ने फर्म को लोन भी दिया हुआ है 30,000 रुपये का, एंड ही वांट्स इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10% पर एनम। और वो चाहता है कि उसके लोन पर उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाए। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अब आपने देखा कि ए और बी अपने अलग अलग हिसाब से जो है वो चाहते हैं कि उनको पैसा मिले, लेकिन अब से फर्स्ट लाइन में जो एक क्लियर बात लिखी गई है कि उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो आपको इनकी बातों को ध्यान में ना रखते हुए जो पार्टनरशिप डीड
कहती है इन द एब्सेंस ऑफ, जो रूल कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपने सिर्फ वही अप्लाई करने हैं। तो हम इनको क्या देंगे, इनका जो भी प्रॉफिट होगा वो इनको इक्वली दिया जाएगा। और जो बी है उसने हमें लोन दिया है, हमारे उनके बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है लोन का पैसा, तो उस पर उसको सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और उसको हम रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही सॉल्व करेंगे। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइनर एज अ पार्टनर। माइनर कौन होता है? माइनर वो व्यक्ति होता है, या जिसको व्यक्ति भी नहीं कह सकते, वो बच्चा ही होता है जो 18 साल से कम आयु का होता है, उसे हिंदी में अवयस्क कहते हैं। तो अवयस्क व्यक्ति जो होता है, क्या उसे पार्टनर बनाया जा सकता है? कैन अ माइनर बिकम पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस? तो आंसर इज यस, ए माइनर कैन बिकम पार्टनर इन द बिजनेस बट विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। एक पार्टनर बनाया जा सकता है माइनर को, लेकिन उसके लिए कुछ उसकी सीमाएं होती हैं। तो क्या रूल्स होते हैं उसके लिए? ही विल शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बट नॉट द लॉसेस। तो एक पार्टनर अगर हम माइनर को बनाते हैं तो हाँ, उसको सिर्फ उसको अधिकार होगा कि प्रॉफिट में वो हिस्सा लेगा और लॉस में उसका कोई भी हिस्सा उसको नहीं दिया जाएगा, यानी कि ही विल शेयर ओनली प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बट नॉट लॉसेस। ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी, बिकॉज वो माइनर है। तो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम आयु का है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता। अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता भी है तो इट इज ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, यानी कि वो मान्य नहीं माना जाता है कानून के द्वारा। तो वो 18 साल से, जब तक वो 18 का नहीं हो जाता है तब तक वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिजनेस रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है। He can inspect the accounts books of the firm and take copy of it if required। तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइनर है तो उसको अधिकार नहीं है बिजनेस में क्या चल रहा है क्या हो रहा है वो देखने का। वो उसे पूरी छूट है कि वो, यदि उसे लगता है कि उसको कोई अकाउंट चेक करना है, कुछ देखना है, किसी की कॉपी चाहिए उसको, तो वो उसे लेने का पूरा अधिकार होगा। उसके अलावा बाकी जो रूल्स होते हैं पार्टनर्स के, माइनर पार्टनर के, बाकी पार्टनर्स की तरह ही होते हैं। तो फिर तब क्या होता है, जब एक पार्टनर माइनर से एक बड़ा एडल्ट पार्टनर बन जाता है, यानी कि वो 18 साल कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद उसके राइट्स जो होते हैं या ड्यूटीज जो होते हैं ऑटोमेटिकली एक जो वयस्क पार्टनर होता है वो वाली बन जाती हैं। तो उसके ये सारे राइट्स जो हैं वो उस समय लॉसेस भी शेयर करेगा, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है दूसरी पार्टी के साथ। तो इस तरीके से एक माइनर पार्ट को भी पार्टनर हम बना सकते हैं, पर कुछ शर्तों के साथ। तो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियोस में या पिछले उसमें अभी तक ये समझा है कि पार्टनरशिप का थ्योरी पार्ट जो भी उसका होता है कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो अब हम जो है इसके न्यूमेरिकल पार्ट हमको सीखेंगे। उसके लिए हमारे फर्स्ट चैप्टर में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी कैलकुलेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स की, जो आगे आने वाले बड़े चैप्टर्स में हमारे को जो बड़े क्वेश्चन हमारे 8 मार्क्स के या 6 मार्क्स के आते हैं वो सॉल्व करने में हमारी हेल्प होगी। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे कैलकुलेशंस अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो उसकी हेल्प से हम बड़े क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी में हम फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप डीड में हमें ऑलरेडी गिवन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को या नहीं देना है, और अगर देना है तो वो किस रेट से देना है। तो उसमें ये भी मेंशन होता है कि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा या चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट माना जाएगा। तो हम इसको दो तरह से स्टडी करेंगे। तो एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मानते हैं तो इंटरेस्ट इज नॉट कंपल्सरी और लेस इंटरेस्ट कैन ऑल्सो बी पेड इन केस ऑफ लेस प्रॉफिट्स। तो ये ज़रूरी नहीं होता, अगर लॉस होता है तो हम नहीं देते इंटरेस्ट, और यदि पार्टनर को फर्म को कम प्रॉफिट होता है तो उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट को भी कम दे सकते हैं। और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट दूसरी तरफ जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लाभों पर भार, मीन्स आपको वो पे करना ही पड़ेगा, वो कंपल्सरी होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पे इन केस ऑफ लेस प्रॉफिट और नो प्रॉफिट, वो हमें देना ही पड़ेगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म एंड द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। तो दो पार्टनर्स हैं और उनकी फर्म को 30,000 का प्रॉफिट होता है। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर ए इज 1,50,000 एंड पार्टनर बी इज ₹1,00,000। तो पार्टनर ए ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, पार्टनर बी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड इज 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी डीड में दिया हुआ है, 10% के हिसाब से पार्टनर को दिया जाएगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। तो ए केस हमने लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एंड सेकंड केस व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम इसको देखते हैं। बोथ ए और बी केसेस में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट उसमें हमने सेम लिया है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जो है वो 30,000 है हमारे पास, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको दिए जाने वाले खर्चे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो इसमें पार्टनर से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें लिखते हैं। तो इसमें हम आउटसाइड या बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं लिखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस हमने 30,000 ले लिया यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ए का निकाला है 1,50,000 कैपिटल पर 10% के हिसाब से 15,000 उसका इंटरेस्ट बनता है। बी का कैपिटल 1 लाख है, उस पर 10% के हिसाब से 10,000 इंटरेस्ट बनता है। तो टोटल दोनों का मिला करके 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो 30,000 में से 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद हमारे पास 5,000 बच जाते हैं, जो हम पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो हमने 5,000 का हाफ ए को, 5,000 का हाफ बी को दे दिया है, 2,500 ईच। तो इस तरीके से टोटल दोनों साइड 30,000। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। तो सेकंड केस हम लेते हैं। मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट हुआ है 25,000 रुपीज़ का, तो इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और दोनों ही कंडीशन हम सेम लेंगे जैसे कि हमने पहले ली थी। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एंड सेकंड केस विल बी व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों को हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास 25,000 प्रॉफिट हुआ था और हमने जो पिछले उसमें केस में भी कैलकुलेट किया था दोनों का, 15,000 ए का इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है, बी का इंटरेस्ट आ रहा है ऑन कैपिटल 10,000, दोनों का मिला करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास आ रहा है 25,000। तो 25,000 इंटरेस्ट पे करेंगे और 25,000 ही हमारे पास प्रॉफिट था, तो हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। तो पूरा पूरा प्रॉफिट हमने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे कर दिया। तो इस तरीके से दोनों केसेस हमने स्टडी किए हैं। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड केस। थर्ड केस में सेम क्वेश्चन हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए फर्म को 15,000 प्रॉफिट हुआ होता ड्यूरिंग द ईयर, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे पे करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम प्रॉफिट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन मानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लिया 15,000 का प्रॉफिट, और उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट बन रहा था 15,000, 1.5 लाख पर 10% के हिसाब से, बी का इंटरेस्ट बनता है 10,000 10% के हिसाब से। तो दोनों के इंटरेस्ट का जो रेशियो है हम वो कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का जो रेशियो है दोनों का आया है 3:2। तो जो ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट जो एक्चुअल बन रहा था हमारा, बन रहा था 25,000 रुपीज़ दोनों का मिलाकर, जो हमने पिछले केसेस में हमने स्टडी किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देना है। तो एप्रोप्रिएशन के केस में हम क्या करते हैं, दोनों के इंटरेस्ट जो उनको पेबल है उसका रेशो निकाल लेंगे, किस रेशो में हमें किसको पैसा देना था, और ये 15,000 हम इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिए इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो लिया है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स की। तो आपने इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमें ये नहीं बांटना है, हमें ये बांटना है प्रॉफिट उनके इंटरेस्ट की रेशो में, जिस रेशो में हमें उसे वो इंटरेस्ट देना है। तो 15,000 का जो हमारा प्रॉफिट था उसको हमने 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 15,000 का 3/5 हम देंगे ए को, दैट इज़ 9,000 रुपीज़, और बी को देंगे हम 15,000 का 2/5, दैट इज़ 6,000 रुपीज़। तो दोनों को टोटल 15,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस केस में हमने देखा कि हमारे पास जो कम प्रॉफिट था, एक्चुअल में हमें ए को देने थे 15,000, लेकिन हमने उसको 9,000 ही दिए हैं। बी को हमें देने थे 10,000, लेकिन हमने उसको सिर्फ 6,000 रुपये ही दिए हैं। तो इस तरीके से हम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मानते हैं जब, तो हम प्रॉफिट को उनकी इंटरेस्ट की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी का इंटरेस्ट जो है वो हम उसको देते ही नहीं हैं। सेकंड केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता है ये कंपलसरी होता है और पूरा का पूरा इंटरेस्ट हमने पे करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, लॉस हो या कम प्रॉफिट हो, सभी केसेस में हम पूरा इंटरेस्ट पार्टनर को पे करेंगे। तो सेम केस हम यहाँ ले रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 15,000 रुपीज़ हमने यहाँ ट्रांसफ़र किए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे किया है 1,50,000 का फुल इंटरेस्ट हम उसको दे रहे हैं 15,000 रुपीज़, और बी को भी फुल इंटरेस्ट हम देंगे 10,000 रुपीज़। तो टोटल हमने दिए हैं 25,000 रुपीज़, लेकिन प्रॉफिट तो हमें 15,000 का हुआ है और इंटरेस्ट हमें पे करना है
25,000 का। तो 10,000 का जो लॉस है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो 10,000 रुपीज़ थे, जो डिफरेंस है दोनों का, वो उसमें हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अब यहाँ पर इंटरेस्ट की रेशो नहीं लेनी, हमने यहाँ पर क्या लेना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेनी है। तो उनकी जो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसमें हमने 10,000 का हाफ ए को और 10,000 का हाफ बी को लॉस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है उनके अकाउंट्स में। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में यदि कुछ भी ना कहा गया हो तो वो नॉर्मल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, और यदि आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो कि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो हम इस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो आशा है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा और आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और स्वस्थ रहें।